हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन उत्कर्ष क्लासेस। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 20 और 21 जुलाई को हमारा आरएएस 2023 का मेंस पेपर है। माना कि प्रीलिम्स भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर दोस्तों जो आपको आपके अनुसार इच्छित पद मिलता है वो मेंस की वजह से ही मिलता है, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम के मार्क्स ही इंटरव्यू के मार्क्स के साथ जुड़कर आपकी फाइनल रैंक डिसाइड करते हैं। हालांकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है, परंतु यही समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्रूशियल है। तो खासकर अभी जो भी आपने मेहनत की है, काफ़ी समय मिल गया था इस बार प्रिपरेशन के लिए, उसको सही तरीके से यूज़ करने का समय है। तो आज के इस सेशन में हम दोस्तों जानेंगे कि आरएएस मेंस के पेपर को टैकल कैसे करना है। आगामी दिनों में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए जिससे आपने जो भी मेहनत की है उसे आप पेपर पर शब्दों में ढाल सके। क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों की मेहनत अच्छी होती है, पर आप अपने तनाव को, अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं रख पाते हो। इसीलिए ये जो अंतिम निर्णायक समय होता है वहाँ पर आप बेहतर परफॉर्म करने से रुक जाते हो। तो मैं संतोष शर्मा आपको आज कुछ ऐसे टिप्स दूंगा अपने व्यक्तिगत अनुभव से, जिसके कारण हमने भी ना सिर्फ आरएएस मेंस बल्कि यूपीएससी मेंस में बहुत कम समय में अच्छा स्कोर किया था। तो एक बार हम देखते हैं कि आपको करना क्या है इन 2 दिनों में। तो पहली बात तो आप सभी के मन में ये प्रश्न बहुत कॉमन होगा कि एम आई प्रिपेयर्ड, क्या मैं तैयार हूँ मेंस देने के लिए। तो पहली चीज़ तो दोस्तों मैं हमेशा अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी कहता हूँ कि जब भी आपको किसी चीज़ की तैयारी करनी हो तो ऐसे मानकर चलो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। दुनिया के सबसे मूर्ख और अनभिज्ञ इंसान आप हो। तो किसी भी चीज़ को पढ़ो, तैयारी करो तो ऐसे करो कि दुनिया में तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें बिल्कुल ज़ीरो से लेकर टॉप लेवल तक की एडवांस चीज़ें सीखनी है। पर जब आपका एग्ज़ाम पास में हो तो आपको साइकोलॉजिकली ऐसे सोचना होगा कि मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं आता है, जो मुझे आता है वो ही एग्ज़ाम में आएगा और जो मुझे नहीं आता वो एग्ज़ाम में ही नहीं आएगा। यानी कि आपको अब ये सोच के चलना है कि जो तुमने पढ़ा था वो अच्छा पढ़ा है, जो तुम्हें आता है वही सर्वश्रेष्ठ है, और उसी को तुम प्रदर्शित कर पाए अपने एग्ज़ाम में तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि ये टाइम कंफ्यूजन वाला नहीं है जहां पर तुम डर कर, अंडर प्रेशर होकर अपनी स्पीड को और अपनी क्षमता को कम आंको। यहाँ पर तुम्हें मान के चलना है कि एसडीएम तुम बन ही जाओगे। यहाँ पर तुम्हें मान के चलना है कि बस अब रैंक डिसाइड करनी है हमें कि टॉप 10 में आना है या टॉप 50 में। इससे नीचे का हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा दिमाग जो सोचता है, हमारा दिमाग जैसा करवाता है वैसा ही प्रदर्शन होता है। तो सब कुछ दिमाग का खेल है। तो अपने दिमाग को इस बुलावे में रखो कि यू आर द बेस्ट। अगर तुम थोड़े से भी अंडर कॉन्फिडेंट हुए तो डेफिनेटली गेम ओवर हो जाएगा। तो इसीलिए यू आर द बेस्ट और तुमने अच्छी रणनीति से पढ़ाई की है। पर अब थोड़ा सा तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि 2013, 16, 18 और 21 के पेपरों में कौन कौन से टॉपिक स्कोरिंग रहे और कहाँ कहाँ से तुम कम समय में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, हमारे 4 पेपर है मेंस के अंदर। 20 तारीख को पेपर 1 और पेपर 2 होने वाला है, 2-2 नंबर का, और 21 तारीख को पेपर 3 और पेपर 4 होने वाला है, 2-2 नंबर का। तो जो 20 तारीख को पेपर होगा इसमें हमारा इतिहास है, अर्थशास्त्र है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग है। तो ध्यान रखिएगा ये वाले जो टॉपिक है ये है स्कोरिंग टॉपिक। 20-20 नंबर के 3 टॉपिक है ये हमारा स्कोरिंग है। तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो ध्यान रखिएगा कि लास्ट टाइम पर जो भी तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे सोशियोलॉजी के, मैनेजमेंट के, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग के, अब उनका यूज आपको करना है।
तो ध्यान रखिएगा, एक एक चीज, एक एक टॉपिक के एक एक फैक्ट को, एक एक कीवर्ड को ढंग से याद करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये स्कोरिंग है, इसमें से आपको अच्छा खासा स्कोर करना है। दूसरी चीज, हमारा हिस्ट्री जो है और इकोनॉमिक्स जो है, इनमें कितना भी तुम पढ़ लो, रिवाइज कर लो, एवरेज मार्क्स ही आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि तुमने अगर बहुत ज़्यादा दिन दे भी दिया अभी, तो भी रिजल्ट में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो जो भी तुमने हिस्ट्री इकोनॉमिक्स में पढ़ा है वो अच्छी बात है, और उसी को बस एक बार रिवाइज कर लो, पर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर कोई नई चीज़ कतई नहीं उठानी है, बस केवल और केवल जो पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लो। सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में हमारा एथिक्स स्कोरिंग है। तो एथिक्स स्कोरिंग है हमारा, और टेक्नोलॉजी स्कोरिंग है, क्योंकि साइंस के अंदर पिछली बार आप देखोगे तो 70 में से 31 नंबर के क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से आए थे, और इस बार भी कम से कम 30 नंबर के क्वेश्चन अपेक्षित है टेक्नोलॉजी से। पूरा साइंस 70 नंबर का है, जिसमें तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, बॉटनी, ये सब करना है। अब उसमें से 30 नंबर का सिर्फ टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी पर फोकस करो। और इस बार 2023 में काफ़ी घटनाएं हुई जो टेक्नोलॉजी से संबंधित थी, तो डेफिनेटली ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेगी ही बनेगी, तो उस पर आपको फोकस करना है। इट इज़ डेफिनेटली स्कोरिंग। बाकी आप एक बार रिवीजन ज्योग्राफी का कर लो। फिर थर्ड पेपर की बात करें तो देखो, थर्ड पेपर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग है, 65 नंबर का है सीधा। स्पोर्ट्स, योगा, लॉ, बिहेवियर, ये स्कोरिंग है। बाकी अगर आप थर्ड पेपर में जाओ तो पूरा आईआर पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, करंट अफेयर्स कितना भी कर लो, कोई भरोसा नहीं है। तो तुम्हारा जो फोकस होना चाहिए योगा, बिहेवियर, स्पोर्ट्स, लॉ और पबैड पर होना चाहिए, कि इसको ढंग से कर लोगे तो कम से कम तुम 100+ मार्क्स तो इस पेपर में ले आओगे। जो भी लोग यहाँ पर पॉलिटी और करंट अफेयर्स के कई महीनों की मैगजीन दोबारा रिवाइज करने बैठ जाते हैं, उनके अक्सर 100 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इतना आउटपुट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर एसडीएम कहा जाता है कि एसडीएम आप बन ही नहीं सकते हो अगर तुम्हारी हिंदी अच्छी नहीं है। तो फोर्थ पेपर में हिंदी पक्का कर लो। हिंदी तुम्हारा पूरा 120 नंबर का है, जिसमें से तुम बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और मुझे अपेक्षा है कि आप सभी ने हिंदी पर अच्छा ध्यान दिया होगा। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में से 20 नंबर की तो ग्रामर है, और ग्रामर बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जिस सिक्वेंस में टॉपिक दिए गए हैं ग्रामर के, उसी सिक्वेंस में एरर पूछी जाती है ग्रामर में, और अगर उस सिक्वेंस के अकॉर्डिंग तुम एरर की खोज करोगे तो तुम्हें सही एरर मिल जाएगी। तो कम से कम यहाँ पर तुम्हें 120+ स्कोर करना है फोर्थ पेपर में, तभी तुम एसडीएम बन पाओगे, वरना नहीं बन पाओगे। तो ये जो टाइम है ना बच्चों, इसमें तुम डेली 2 घंटे के आसपास हिंदी का रिवीजन करो, 1 घंटे थोड़ा सा इंग्लिश को दे दो या आधा घंटा इंग्लिश को दे दो। बाकी जो स्कोरिंग टॉपिक है जैसे सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टेक्नोलॉजी, एथिक्स, पबैड, स्पोर्ट्स, योगा, बिहेवियर, लॉ, इन पर टाइम दो। अगर इन पर टाइम आपने दिया तो डेफिनेटली तुम सेलेक्ट हो जाओगे, गारंटी है तुम तो सेलेक्ट हो जाओगे। पर अगर तुमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया अब, तो स्कोरिंग कम रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सबको आते हैं, कॉमन सब्जेक्ट है ये, इनमें एवरेज मार्किंग होती है, और जहां एवरेज मार्किंग होती है वो सिलेक्शन नहीं करवाते हैं, बस वो फेल होने से बचाते हैं। पर जो सिलेक्शन के बाद में अच्छी रैंक दिलवाते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं जो कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और उनमें ये सभी स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। तो ध्यान रखना, जहां जहां स्कोरिंग लिखा है वो जरूर आपको करने हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्कोरिंग टॉपिक है हिंदी, अंग्रेजी का कुछ के लिए स्कोरिंग होगा, कुछ के लिए नहीं होगा, तो डिपेंड करेगा लोगों पर।
सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग स्कोरिंग है, इस पर ध्यान रखिएगा। एथिक्स स्कोरिंग है। जनरल साइंस में टेक्नोलॉजी स्कोरिंग है। बाकी टेक्नोलॉजी के साथ साथ थोड़ा सा बॉटनी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। साथ ही साथ पबेड पर ध्यान दीजिएगा, ये स्कोरिंग है। और योगा, स्पोर्ट्स, बिहेवियर लॉ, ये स्कोरिंग रहेगा। तो इसका रिवीजन अच्छा हुआ तो डेफिनेटली सेलेक्ट हो सकते हो। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस टाइम पर बहुत सारे ख्याल मन में होंगे। और देखो कट ऑफ इस बार 100 गई थी प्रीलिम्स में, तो अधिकांशतः जो बच्चे हैं उनमें से कईयों की अभी भी बेस की तैयारी पूरी नहीं है। तो यू शुड बी स्टे पॉजिटिव। तो वे अब बहुत नेगेटिव थॉट नहीं लेकर आने हैं, नहीं तो तुम्हारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और खासकर ऐसे लोग जो लाइब्रेरी में या फिर किसी भी मित्र समूह में रहकर आपको डिमोटिवेट करते हैं, उनसे दूर रहना है। क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे ग्रुप मिल जाते हैं लाइब्रेरी में जो आपको ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो कि आने भी नहीं है एग्जाम में, पर वो प्रश्न तुम्हें डरा देते हैं कि यार तूने तो ये भी नहीं पढ़ा, तूने तो इस मैगजीन में ये भी नहीं पढ़ा, तुझे तो इस मैगजीन का इतना सा ही आता है। तो ऐसे लोग तुम्हारे सक्सेस में बाधा है। तो स्टे पॉजिटिव और उन्हीं लोगों के साथ में रहो जो कि पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, जो तुम्हें सुधारे कि यार देख तेरा आंसर अच्छा लिखा है, पर इसमें तो थोड़ा सा और अच्छा लिख देगा तो शानदार मार्क्स आएंगे। तूने को इस टॉपिक में सब कुछ आता है, बस ये थोड़ी सी चीज और ऐड कर ले, देख मैंने भी किया है, ये तू भी कर ले। तो ऐसे लोग जो तुमसे अपनी तैयारी को साझा करें और तुम्हारी कमियों को बताकर तुम्हें आगे बढ़ाए, उनके साथ ही रहो। और अगर ऐसे लोग या ऐसे लोगों का ग्रुप नहीं है आपके साथ, तो जस्ट बी अलोन, अकेले रहो और अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर 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 आगे बढ़ते रहो। ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो नुकसान होगा। दूसरा, आपको ऑनेस्टी रखनी है इस तैयारी में भी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ कैसे बनाते हैं कि कोई टॉपिक हमारा अच्छे से किया हुआ है, कोई अच्छे से नहीं किया हुआ है हमने, तो हम मान लेते हैं कि यार ये पेपर तो मेरा हो गया। और हर पेपर में अक्सर एक आध टॉपिक ऐसा होता है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और वही जानलेवा हो जाता है कई बार। तो ध्यान रखिएगा, ऑनेस्टी आपको रखनी है। अपना आत्मविश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से करो। और क्या करना है आत्मविश्लेषण में आपको, कि आपको ढंग से देखना है कि यार ये मेरा टॉपिक बहुत ही वीक है, ये मेरा टॉपिक अभी भी बहुत वीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एफर्ट डाल लूं कि इस टॉपिक से अगर कोई इजी क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट वो नहीं छूटे। टफ क्वेश्चन आएगा तो किसी से ही नहीं होगा, पर जो बहुत इजी टॉपिक है वो मेरा हो जाना चाहिए। तो इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा अपना आत्मविश्लेषण करना होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। और ऑनेस्टी होनी चाहिए, छलावे में ना रखो कि मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा आता है। फिर देखो बच्चों, इस टाइम पर अभी समय बहुत कम बचा है, तो यू शुड बी डिसिप्लिन। तुम्हें दैनिक दिनचर्या पे ध्यान देना पड़ेगा। खासकर आप लोगों का जो पेपर होता है वो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, पहला पेपर। दूसरा पेपर होता है 2 से लेकर 5 बजे तक। तो इस टाइम पर सोना नहीं है। कई लोगों की आदत होगी कि एग्जाम आ रहा है, दोपहर में थोड़ा सो जाते हैं। देखो क्या होता है, हमारे शरीर में पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन हार्मोन आपकी बायोलॉजिकल सेक्सुअल क्लॉक डिसाइड करता है कि आप किस टाइम पर उठोगे, किस टाइम पर सोओगे, क्या खाओगे और कब तुम्हें नींद आएगी। तो अगर तुम दोपहर में सोते हो तो सोना छोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि 2 से 5 में तुम्हें पेपर देना है। और इसीलिए देखना, अधिकांशतः बच्चे पहले पेपर में अच्छा कर दूसरे पेपर में गड़बड़ करते हैं। और हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है सेकंड शिफ्ट में, और इसीलिए अक्सर बच्चे कहते हुए मिलते कि सर हिंदी का पेपर छूट गया, जबकि वो कर सकते थे। पेपर कोई बड़ा भी नहीं था, बस ये है कि वो ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे, उनकी ज्ञानेंद्रिया और उनके मस्तिष्क ने पूरा उतना साथ नहीं दिया जितना नॉर्मल कंडीशन में वो सुबह देता है, क्योंकि तुम्हें आदत है दोपहर में सोने की। तो इसीलिए यू शुड बी डिसिप्लिन। कम से कम सुबह उठने से लेकर, और मैं तो कहूँगा कि सुबह 4-5 बजे उठने लग जाओ, ताकि कई लोग ऐसे होते हैं ना कि दिन में लेट उठते हैं,
रात को लेट तक पढ़ लेते हैं, वो आदत अभी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा पेपर 9 से 12 है। तुम्हें 8 बजे तक तो सेंटर पे पहुंचना होगा। उसके लिए तुम उस दिन 6 बजे उठकर जाओगे, और हो सकता है कि किसी का सेंटर दूर हो तो अगला 5 बजे भी उठे, और फिर एकदम से वो 2 दिन 5-6 बजे उठेगा, बाकी दिन वो अगला 9 बजे 10-10 बजे तक उठता है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, अब से लेकर 19 तारीख तक डेली सुबह 5 बजे या 4 बजे उठना है, डेली सुबह 8 बजे पढ़ने बैठ जाना है, 7 बजे 8 बजे जब भी टाइम मिले, और उसके बाद कम से कम 12 बजे तक लगातार पढ़ना है। यानी कि 7 से लेकर 12 या फिर 8 से लेकर 12, तो 4 से 5 घंटे डेली उस टाइम पर सेटिंग देनी है जब तुम्हें पेपर देना है, ताकि तुम्हारा मस्तिष्क पेपर देने वाले समय के सापेक्ष कार्य कर सके और उस टाइम पर तुम्हारी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो। क्योंकि अगर तुमने इस टाइम पर सोने की आदत डाली या फिर डेली तुम्हारे माइंड को ट्रेन नहीं किया कि इस टाइम पर तुम्हें अपना परफॉर्मेंस हाई रखना है, तो हो सकता है कि तुम्हारे 10-15 मिनट या आधा घंटा खराब हो जाए एग्जाम में, और वही आधा घंटा तुम्हारे फेलियर का कारण बन जाएगा। विशेषतः दोपहर के समय पर ध्यान रखना है कि कभी भी दोपहर में 1 बजे से लेकर 6 बजे तक नहीं सोना है। 1 से 6 बजे, क्योंकि 2 बजे पेपर चालू होगा, तुम्हारा माइंड सक्रिय हो जाना चाहिए 1 बजे, और 2 से 5 पर वो अपने माइंड की परफॉर्मेंस पीक पर रहनी चाहिए। तो इसीलिए 1 से 6 बजे के टाइम पर कतई नहीं सोना है और पढ़ना है इस टाइम पर, ताकि तुम्हारा माइंड पर की परफॉर्मेंस हाई हो और तुम एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो कि बेस देने से पहले फाइनलाइज हो जाए, कि आप लोगों को गोल सेट करना है, क्योंकि लक्ष्य जिसका निर्धारित नहीं है ना, वो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। कि खासकर तुम्हें ये नहीं सोचना है कि बस जैसे तैसे बेस निकल जाए। तो अगर ये सोचोगे ना बेस निकल जाए तो फिर फेल होकर आओगे। तुम्हें सोचना है कि मुझे टॉप 50 आना है, टॉप 50 की रैंक लेनी है। और अगर तुम्हें लगता है कि यार मैंने इतनी अच्छी तैयारी नहीं की कि मैं टॉप 50 आऊं, तो ईमानदारी से मन में समझा लो कि टॉप 100 आना है। ये 2 ही टारगेट होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि किस पेपर में तुम कितना स्कोर करोगे तो टॉप 50 आओगे। जैसे लेट से हर साल देखा जाए तो बेस की कट ऑफ गिरती जा रही है, तो भी मैं मान लेता हूं फॉर ए सेफर साइड 400 से कम कभी कट ऑफ जाएगी हर हालत में, तो पक्का है। पर कट ऑफ तुम्हारे लगभग अगर 350 जाती है, क्योंकि ऑन एन एवरेज हम मान लेंगे तो 300 से लेकर 350 के बीच में कट ऑफ रही है अक्सर। अब 350 जिसके मार्क्स आएंगे, जैसे मान लो कट ऑफ 350 है, कि क्योंकि देखो प्रीलिम्स में कट ऑफ बढ़ी है तो मान के चलेगी कि थोड़ी बढ़ेगी, 317 तो नहीं जाएगी कट ऑफ, 330 या 340 या 344 जा सकती है, तो मैंने 350 मान ली। अब 350 मेरे मार्क्स आएंगे तो मेरे को तो अधीनस्थ बोर्ड में कहीं लटकाएंगे या फिर मुझे इंटरव्यू पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि इंटरव्यू के भरोसे में रहूँ ही नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में तुम सबको पता है कि घपलेबाजी होती है और पैसा अपने पास है नहीं, है ना, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास आदमी है। तो हम ये मान के चले कि अगला मुझे तो इंटरव्यू के अंदर 47 नंबर देगा, 48 नंबर देगा या 40 नंबर देगा, तो भी मैं जिनके 86 नंबर आ रहे हैं उनकी बराबरी कर पाऊँ, तो मुझे कम से कम 50 नंबर का मार्जिन रखना पड़ेगा। तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए टॉप 50 के लिए 400 से लेकर 420 नंबर बेस में आने का। तो इस 400 से 420 नंबर तुम्हारे बेस में लेकर आने हैं, जब तुम टॉप 50 के बारे में सोच सकते हो। और इंटरव्यू में फिर मान लो 50-60 नंबर भी आएंगे तो भी हम देख लेंगे। अब यहां पर तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए कि किस पेपर में कितने मार्क्स आएंगे, मुझे किस पेपर में कितनी जान लगानी है। वो माइंड में गोल क्लियर होगा तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ऐसे ही थोड़ी धूल में लठ मारने से हो जाएगा। तो पहली बात तो 4th पेपर में तो कम से कम 120 प्लस मार्क्स होने चाहिए, कम से कम।
फिर जनरली जीएस पेपर 1 to 3 में से किसी एक पेपर में 100 प्लस मार्क्स होने चाहिए। अब कोई भी एक पेपर ले लो, जनरली क्या होता है कि पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री में एवरेज मार्किंग हो जाती है और पेपर थर्ड के अंदर बहुत सारा करंट अफेयर आ जाता है तो ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाता। तो हम मान लेते हैं कि 110 नंबर तुम्हारे यहाँ पर आ गए जीएस पेपर सेकंड में, फिर उसके बाद में कम से कम 80 नंबर तो दोनों में आने ही चाहिए। तो अगर ये कंडीशन भी तुम लेकर चलते हो तो तुम्हारे 230 और 160 330 और 390 के आसपास नंबर आ गए तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो ऐसे ही माइंड में क्लियर होना चाहिए कि फोर्थ पेपर में मुझे 120 प्लस लाने ही लाने, और जीएस पेपर 1 to 3 में से किसी एक में 110 प्लस लाने ही लाने हैं, और जीएस पेपर 1 और 3 में किसी भी हालत में 80 से नीचे नहीं जाना है। 80 से ऊपर जो हो, 80 से 90 हो, 100 हो तो और अच्छा है। तो इस तरीके से गोल माइंड में जब सेट होगा ना कि इस पेपर में मुझे इतने मार्क्स उठाने हैं, तब सिलेक्शन होगा। और जिसको टॉप 100 का लगता है वो 10-10 नंबर कम करता जाए, पर गोल क्लियर नहीं होगा तो लक्ष्य नहीं मिलेगा। यूं अंधाधुंध धूल में लठ मारने से सिलेक्शन नहीं होते कि हम तो पूरा पेपर ढंग से कर आएंगे जिसमें जितने आने आ जाएंगे। तो जिसमें ऐसे जो सोच के जाता है ना कि पूरा पेपर ढंग से कर आएंगे, तो तुम्हें क्या पता किसमें तुम कितना अच्छा लिख रहे हो, किसमें कितना बुरा लिख रहे हो। तुम्हारा माइंड कैलकुलेटिव नहीं हो पाएगा, और कैलकुलेटिव नहीं हो पाएगा तो तुम सोचोगे कि यार मेरे तो 400 नंबर आने चाहिए, और आएंगे 300 से भी कम, और फेल होके घर बैठ जाओगे। तो इसीलिए गोल शुड बी क्लियर कि किस पेपर में क्या मेरे लिए स्कोरिंग है, किस में मैं कितना स्कोर करूंगा, और कितने मार्क्स का मुझे किस पेपर में अटेम्प्ट करना है, और किस टॉपिक पर किस जगह पर मुझे ज़्यादा स्कोर करना है। ये पूरी प्लानिंग माइंड में जब होगी तो डेफिनेटली तुम सफल हो पाओगे, अदरवाइज वही रिजल्ट और वही जिंदगी होने वाली है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर लोग प्रिपरेशन के दौरान भूल जाते हैं, यू शुड एंजॉय द प्रोसेस। कि देखो ये जो बेस देने का मजा है ना, बहुत कम लोगों को मिलता है। नहीं तो कई लोग, कितने लोग आते हैं जाते हैं, प्रीलिम्स का पेपर देते हैं, फेल होके बैठ जाते हैं। यू शुड बी लकी कि तुम्हें बेस देने का मौका मिला है। यू जस्ट एंजॉय द जर्नी। तुम्हें मजा आना चाहिए कि यार इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिले, इतनी सारी चीजें सीखने को मिली, इतनी सारी चीजों को मैं जान गया, तो मेरा व्यक्तित्व काफी आगे बढ़ गया है। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि जब तुम इस जर्नी को एंजॉय करोगे तुम्हारी परफॉर्मेंस डबल हो जाएगी। डबल छोड़ो, हम तो कहते हैं 4 गुना 5 गुना हो जाएगी। पर अगर तुम रोदू से बैठे रहे कि मेरा तो ये भी नहीं हुआ, मेरा वो भी नहीं हुआ, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, इसको इतना आता है, मेरी आंसर राइटिंग खराब है, ऐसा है वैसा है, तो फिर रिजल्ट भी बकवास ही आएगा। कहते हैं ना, हमारे कहावत है कि रो तो सो गयो और मरो की खबर लायो। मतलब वही कि जो रोता रोता आदमी होता है उसकी खबर भी मरे की ही होती है। तो बिल्कुल एंजॉय द प्रोसेस और कॉन्फिडेंस रखो और आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, गारंटी। पर एंजॉय द प्रोसेस, और ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ पर भी पूरा ध्यान रखें। यू शुड मेंटेन योर हेल्थ, क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है। जयपुर में बरसात काफ़ी तेजी पर है, और इस मौसम के अंदर अगर तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी भी खराब हो गई, क्योंकि देखो इस टाइम पर तुम्हें 6-6 घंटे लिखना है, इस टाइम पर तुम्हें अभी 12-12, 16-16 घंटे पढ़ना होगा, तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कुछ भी बाहर का ना खाए, ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें, और थोड़ी सी कॉफ़ी पीते रहे टाइम टाइम पर, ताकि बॉडी एनर्जेटिक रहे। और कम से कम कितनी भी समस्या हो, चाहे कुछ भी कवर हो या ना हो, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद ले, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ ठीक रहेगी तभी तुम बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। अक्सर लोग काम के बोझ के तले दबकर हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, और इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस कम होती है और रिजल्ट बेकार आते हैं। तो इसीलिए यू शुड मेंटेन योर हेल्थ। कम से कम किसी भी प्रकार से सूर्य नमस्कार या कुछ योगासनों को कम से कम आधा घंटा डेली अभी भी दे, चाहे बेशक आपका पेपर 20-21 को है। मैं तो कहूँगा कि 19 जुलाई को भी तुम योगा कर कर घर से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है आधा घंटा देने में। इवन हो सके तो 20 और 21 तारीख को भी आधा घंटा आराम से सूर्य नमस्कार करके जाओ, ताकि 6 घंटे की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार निकले। और ये कर जाओगे, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो 10-1 मिनट,
और 10-12 मिनट 15 मिनट कुछ सूर्य नमस्कार जैसे कुछ योगासन कर लो, शानदार परफॉर्मेंस होने वाली है और जितना मार्क्स तुम एक्सपेक्ट करते हो उससे ज़्यादा आएगी। अगर तुम रात भर पढ़ोगे और फिर अगले दिन पेपर देने जाओगे और कम सोकर जाओगे तो डेफिनेटली जो तुम्हें आता है उससे भी कम परफॉर्म कर कर आओगे। तो यू शुड मेंटेन योर हेल्थ। और ध्यान रखिएगा, यू शुड बी अर्ली राइजर, जो हमने बात कर ही दी है। सुबह थोड़ा जल्दी उठो और किसी भी हालात में 9 से 12 और 2 से 5 के टाइम में अपने माइंड को बहुत सक्रिय रखने की आदत डालो। तो ये तुम्हें करना है। साथ साथ अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें होगी दोस्तों आपके पास कि आपके कुछ टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए होंगे। तो यू शुड प्रिपेयर योर टॉपिक टेबल कि किस पेपर में, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में कौन सा टॉपिक ऐसा है जो तुम्हारा अभी ढंग से नहीं हुआ है या फिर उसका रिवीजन बाकी है। तो उसको बाकायदा मार्क कर लो कि कैसे भी हो इसके लिए मुझे 15 जुलाई से पहले पहले टाइम निकालकर इसको देख लेना है कि मैंने पढ़ा तो था ये पहले, पर एक बार उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो जो टॉपिक तुम्हारे बिल्कुल अनछुए हैं या फिर ढंग से रिवीजन नहीं हो पाया है तो उसको भी एक बार जल्दी जल्दी ही सही पर रिवीजन कर लो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और प्रैक्टिस मिलेगी तुम्हें आंसर राइटिंग से। अभी बच्चे कई बार क्या करते हैं कि लास्ट टाइम पर आंसर राइटिंग छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चों को लगता है कि जो आंसर राइटिंग मुझे करनी थी वो मैंने कर ली, अब तो बस जो फाइनल फुल लेंथ टेस्ट होगा उसमें हम टेस्ट सीरीज में टेस्ट दिखाएंगे। पर मैं फिर भी कहूँगा कि पेन को हाथों की और हाथों को पेन की, और पेन और हाथ दोनों को मस्तिष्क की आदत होनी चाहिए। इसलिए डेली कम से कम तुम्हें 2 घंटे आंसर राइटिंग करनी है कि कम से कम तुम एक क्वेश्चन 10 नंबर वाला लिख कर देखो, 2-3 क्वेश्चन 5 नंबर वाले लिख कर देखो और 8-10 क्वेश्चन 2 नंबर वाले लिख कर देखो। 2 नंबर में देखो ज़्यादा आंसर राइटिंग की जरूरत पड़ती नहीं है। तो मैं तो कहूँगा 5 नंबर और 10 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन डेली 1-1 घंटा लिख लो। सुबह 1 घंटा लिख लिया, शाम को 1 घंटा लिख लिया, ताकि फाइनल एग्जाम तक तुम्हें जो भी याद है उसे कॉपी पर डालने की आदत रहे। हालांकि कई लोगों को लगेगा कि सर अब क्या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना था, जो कर ली तो कर ली। पर देखो दोस्तों, अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है उसको पेपर पर डालने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो बिना सोचे भी तुम्हारा मस्तिष्क वही परफॉर्मेंस दे जो तुम लेना चाहते हो। उसके लिए अभी भी 2-2 घंटे की आंसर राइटिंग डेली जरूरी है। सुबह 1 घंटा निकाल लो 9 से 12 के बीच में, और दोपहर को 1 घंटा निकाल लो 2 से 5 के बीच में। बाकी जो संडे आएगा उसमें तो तुम फुल लेंथ टेस्ट दोगे ही दोगे। इतना कर लो, डेफिनेटली तुम्हारी परफॉर्मेंस तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होगी। और एक चीज़ और जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे जो पेपर बनते हैं आरपीएससी के, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स में से बनते हैं। तो एटलीस्ट अपनी जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स तुम लोगों ने पढ़ी होगी उसके पीछे कुछ प्रश्न दिए हुए होंगे। जैसे कि उसके पीछे कुछ लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं 2 नंबर वाले, सॉरी अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं 2 नंबर वाले, लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं 5 नंबर वाले, और निबंधात्मक प्रश्न होते हैं 10 नंबर वाले। तो एक बार उन प्रश्नों को देख लो। जो भी एनसीईआरटी आरबीएससी की किताब तुमने पढ़ी है उसके चैप्टर के एंड में जो प्रश्न है उनको एक बार देख लो, और देख लो कि उस प्रश्न के अनुरूप तुम्हें आंसर आता है या नहीं आता। अगर उस टॉपिक जो कि सिलेबस में दिया हुआ है उसकी एनसीईआरटी का वह प्रश्न तुम्हें आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी एक बार उसका आंसर देख लो, ताकि हो सकता है कि अगर एग्जामिनर के पास टाइम कम हुआ और उसने कोई सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी आरबीएससी से उठा के यहाँ पर लिख दिया तो उसका आंसर तुम्हारे टिप्स पर होगा। और इतिहास रहा है कि जिन्होंने आरबीएससी की किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने मानव हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पढ़ी हैं, उनकी रैंक अच्छी आई है। तो एक बार सरसरी निगाह से ही सही पर आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स का रिवीजन जरूर कीजिएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाला है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से कि अभी जो करंट अफेयर्स है, ये तो जिसको जितना करंट अफेयर कवर करना था वो कर लिए होंगे, पर अभी एक हमारा राजस्थान का बजट आने वाला है 10 तारीख को, और केंद्र सरकार में भी बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा। देखो अब इतने कम समय में पूरा तो पढ़ नहीं सकते हो, तो भी एक जो चैप्टर आता है शुरुआत का
राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का, जिसमें पूरा आर्थिक परिदृश्य दिया हुआ होता है, वो जरूर पढ़कर जाना, क्योंकि ये बेस का पेपर है। डेटा बेशक बदल जाए पर क्वेश्चन तो हम पुराने भी पूछ सकते हैं, बस उसमें नया चीजें डालनी होती है, तो नई चीजें ही डालना। इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़कर जाना। और पिछले 1-2 महीने में अगर कुछ नई चीजें हुई हो, जैसे कई नई स्कीम केंद्र सरकार लॉन्च कर रही है, राजस्थान सरकार भी कुछ स्कीम्स को लेकर आई है, तो उन पर भी थोड़ी नजर डाल लो, क्योंकि वहां से सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। क्योंकि स्कीम बेशक अभी लॉन्च हुई है, पर इन स्कीम्स को लाने की रणनीति महीनों पहले डिसाइड हो जाती है। और ये स्कीम लाने की रणनीति अगर महीनों पहले डिसाइड है, तो सरकार को लॉन्च तो करनी थी स्कीम। जैसे निर्माण स्कीम अभी आई है, न्यूज में है, पढ़ लो ना उसके बारे में, क्योंकि वो स्कीम हो सकता है कि बेस में आ जाए। और कई बार ऐसा हुआ, जैसे 2018 बेस में हुआ था, कि ऐसे ऐसे टॉपिक आ गए जो 15-20 दिन पहले ही न्यूज में थे, और बच्चों को लगा कि अब तो पेपर बन चुका होगा। अरे पेपर बेशक बन चुका था, पर वो जो मुद्दे अभी न्यूज में है उनके ऊपर चर्चाएं प्रशासनिक स्तर पर बहुत पहले से हो रही थी, इसलिए एग्जामिनर ने उनको डाल दिया, क्योंकि उसको पता था जब पेपर आएगा तब ये न्यूज में होगा और बच्चा नहीं पढ़ेगा, और वहीं पर तुम 10-15 नंबर का नुकसान कर लोगे। तो थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स की जो मुख्य बातें हैं जो न्यूज में है, कभी खाना खाते वक्त या फिर चलते फिरते वक्त या फिर डिस्कस करते वक्त, उनको डिस्कस कर लो, ताकि कोई 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आ भी जाए तो वो तुमसे छूटे नहीं, एटलीस्ट कुछ उसमें तुम लिख सको। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगा। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं कि आपका पेपर न सिर्फ अच्छा हो, बल्कि टॉप क्लास हो, शानदार हो, जानदार हो, जबरदस्त हो। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, हैव ए हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।